तो बच्चों, कल के क्लास तक हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के छोटे छोटे कंपाउंड के आईयूपीएसी और कॉमन नेम को सीखा और आज से हम उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ बड़े कंपाउंड को आईयूपीएसी और कॉमन टर्म में देखेंगे। मुख्यतः बड़े नाम के लिए हम लोग आईयूपीएसी नेम का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। तो छोटे नाम में आपका अल्क, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स आता था। बड़ा नाम जब होगा तो इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा एलिफेटिक में, और जब एरोमेटिक हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स के साथ प्राइमरी प्रीफिक्स भी आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि नया चीज़ इसमें क्या आने वाला है, प्रीफिक्स, जो कंपाउंड को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। और इस बड़े कंपाउंड को पढ़ने के लिए कुछ रूल्स हम लोग इसका देखेंगे। तो सबसे जो पहली बात है सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स को फोकस करने के लिए आपको दो चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला कि आप साइड चेन को क्लियर कीजिए। साइड चेन को जब क्लियर कीजिएगा तब आपका एक पेरेंट चेन रह जाएगा, उसके लिए आप अल्क लिखिएगा। कहने का मतलब है कि कंप्लीटली फोकस करना पड़ेगा साइड चेन पर। दूसरा और क्या चीज़ फोकस करना पड़ेगा, तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप। तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो जो फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़ा है, पहले देखा है, उसके सीनियरिटी ऑर्डर को, उसके पीरियडिटी ऑर्डर को, उसके वरीयता क्रम को हमें देखना पड़ेगा। और इस वरीयता क्रम को देखने के लिए हमें पुनः फंक्शनल ग्रुप पर जाना पड़ेगा। तो देखा जाए, ये सीनियरिटी ऑर्डर है, पीरियडिटी ऑर्डर हुआ। एक नंबर पे कौन सा आ गया, कार्बोक्सिल। एक पर कौन आ गया, कार्बोक्सिल। कहने का मतलब ये है कि जब तक ये कार्बोक्सिल रहेगा शेष फंक्शनल ग्रुप जूनियर रहेगा, ये आपका सीनियर रहेगा। सेकंड क्या हो गया, सल्फोनिक। सेकंड क्या हो गया, सल्फोनिक। इसके बाद ये हो गया सीनियर सल्फोनिक। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, एनहाइड्राइड। इसके बाद क्या आ गया, एनहाइड्राइड। फिर आपका क्या आ जाता है, एस्टर या ईस्टर, एस्टर। फिर आपका क्या आ जाता है, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। ये सीनियरिटी ऑर्डर जानने के बाद ही ज़्यादा जब फंक्शनल ग्रुप रहेगा, दो और दो से अधिक भिन्न भिन्न प्रकार के फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, तो इस सीनियरिटी ऑर्डर का आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगा। तो 6th नंबर पे देखिए क्या आ रहा है, एमाइड। 7 नंबर पे आपका क्या आ रहा है, साइनो या नाइट्राइल, साइनो या नाइट्राइल। उसके बाद देखिए 8 नंबर पे आपका क्या आ रहा है, आइसोसाइनाइड। ये क्रम आपको बिल्कुल दिमाग में रखना पड़ेगा जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड का नाम हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड। इसके बाद ये आ रहा है एल्डिहाइड। आ जाइए इधर, ये देख लीजिए CO, ये क्या आ गया, कीटोनिक। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हुआ। उसके बाद आपका अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल, ये आ गया हाइड्रोक्सिल। उसके बाद क्या आ गया, SH, थायोल बोलिए, मरकेप्टो या सल्फायल, ये सब नाम है, थायोल।
उसके बाद आप किस पे आ रहे हैं, प्राइमरी एमीन, तो आपने पहले पढ़ा भी है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन को, तो ये हो गया आपका प्राइमरी एमीन। उसके बाद क्या आ जाएगा, ईथर, इसके छोटे छोटे नाम को आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये आपको पता है कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है एल्कीन का आइडेंटिफाई करता है, एल्कीन को सूचित करता है, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया। ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आपने एल्काइन श्रेणी में पढ़ा है, तो ये हो गया कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद हेलो, ये आपने पढ़ा है, हेलो। उसके बाद यहां के बाद से जो आपका है ये सब आपका सब्स्टिट्यूएंट में काउंट होना शुरू हो जाता है, ये सब सब्स्टिट्यूएंट। हेलो, फिर क्या आ गया, ये नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, फिर क्या आ गया, नाइट्रो, ये हो गया नाइट्रो, फिर क्या आ गया, एल्किल, इससे आप पूर्व परिचित हैं, एल्किल। तो ये हो गया आपका सीनियरिटी ऑर्डर। और इस सीनियरिटी ऑर्डर में कोई एक फंक्शनल ग्रुप ही होगा जो सीनियर होगा और रेस्ट क्या होगा, जूनियर। तो आपको ये बताया जाएगा और आपको ये दिमाग में रखना है कि जितना भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप होगा एक को छोड़ के, सब आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही लिखाएगा और उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिखा जाएगा। तो इसलिए इस फंक्शनल ग्रुप को आपको जानना आवश्यक है, इसके प्रायोरिटी ऑर्डर को, इसके सीनियरिटी ऑर्डर को आपको जानना आवश्यक। उसके बाद आपको ये बताया गया था कि ये जो अंडरलाइन कार्बन हमने फंक्शनल ग्रुप में पहले किया था, ये अंडरलाइन कार्बन, ये अंडरलाइन कार्बन जब आप पेरेंट चेन चुनिएगा, जब आप पैतृक श्रृंखला को चुनिएगा, तो उसमें कार्बन का काउंटिंग करने के लिए खास करके आईपीएससी नेम में इस अंडरलाइन कार्बन का काउंटिंग होता है, इस अंडरलाइन कार्बन का काउंटिंग होता है। और वैसी परिस्थिति में आपको अंडरलाइन कार्बन को काउंट करना पड़ेगा पीसी में। तो ये चीज आपको बार बार बताया जाता है और ये भी आपको बताया जाता है कि आईपीएससी नेम में जो कॉन्सेप्ट होता है ये बार बार चेंज नहीं होता है, इसका कॉन्सेप्ट कांस्टेंट रहता है। तो ये अंडरलाइन कार्बन का आप काउंटिंग निश्चित रूप से करें, ये बिल्कुल ब्रेन में रखें। तो कल के नाम में आपको याद होगा कि इस कार्बन का काउंटिंग नहीं हो पाया था, एल्किल साइनाइड का जब हम लोग नाम लिख रहे थे, ऐसे जब नाम लिख रहे थे, तो कल के क्लास में इस फंक्शनल ग्रुप के सी का जो ये अंडरलाइन कार्बन है जो आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका काउंटिंग नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर तो आप जो एल्किल लिखते हैं, यहाँ पर तो आप मेथिल एथिल प्रोपिल जो चीज देते हैं वो तो देते ही हैं। तो यहाँ पर एक कार्बन रखा तो मेथिल, दो रखा तो एथिल, ये हुआ। इसके आईपीएससी नेम को जब हम लोग लिखते हैं, इसके आईयूपीएससी नेम को जब लिखते हैं, तो ये दिमाग में रखना पड़ता है कि ये अंडरलाइन कार्बन का काउंटिंग होता है। और ये चीज कल मिस हुआ था, काउंटिंग करने में इस कार्बन को काउंट नहीं किया गया था। तो इस कार्बन को काउंट निश्चित रूप से आपको करना ही है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये इसको जब काउंट कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फिर देखिए आईपीएससी नेम का कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता है। आप जैसे अल्क लिखते हैं, आप जैसे प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, आप जैसे सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं, तो ये सब चीज कभी चेंज नहीं होता है, कभी चेंज नहीं होता है। और इस अंडरलाइन कार्बन को आप कभी भी कंपाउंड का नाम जब आपको बताया जाए तो इसको छोड़ना नहीं है, किसी भी कीमत पर इसको छोड़ना नहीं है, तो नाम गलत हो जाएगा। 1 और 2 है तो आप क्या लिखिएगा, एथ। 2 और 1 है तो क्या हो गया, प्रोप। इसका मतलब कि इस कार्बन का काउंटिंग करना है, क्योंकि इसका काउंटिंग पीसी में होता है। फिर तो आप जैसे सीखे वैसे सीखिए। प्राइमरी सफिक्स आप क्या लगाते थे, एन,
प्राइमरी सफिक्स आप क्या लगाते थे, एन, इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता था, नाइट्राइल। उसके बाद आपको जो चीज आप लगाते थे उसको लगाते रहिए। कहने का मेरा सेंस ये है कि जो अंडरलाइन कार्बन का कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस क्लास से दिया जा रहा है बहुत पहले से, इसको मिस करने का कोशिश नहीं करना है, इसको ध्यान में रखना है। तो ये तो इसका सीनियरिटी ऑर्डर है। अब इस सीनियरिटी ऑर्डर को आप निश्चित रूप से ब्रेन में रखेंगे, और अब हम लोग इस सीनियरिटी ऑर्डर को जाने के बाद कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, हो सकता है कि ये दो रहे, कीटोन और अल्कोहल रहे, तो कीटोन आपका सीनियर हो जाएगा, अल्कोहल आपका जूनियर हो जाएगा। तो इसकी आवश्यकता ज़्यादा तब पड़ती है जब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना रहेगा और दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न प्रकार के फंक्शनल ग्रुप आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में दे देगा। तो वैसी स्थिति में सेकेंडरी सफिक्स जो आप लिखते हैं यहाँ पर, सेकेंडरी सफिक्स वो सीनियर का लिखिएगा और शेष सब बच जाएगा जूनियर। तो जूनियर के लिए आपको लिखना पड़ेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये चीज ब्रेन में रखना है कि जूनियर के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स और सीनियर के लिए सेकेंडरी सफिक्स, ये चीज बिल्कुल दिमाग में आप रखेंगे। तो अगर हम एलिफेटिक कंपाउंड के बड़े नाम पर जाएंगे, एलिफेटिक कंपाउंड के बड़े नाम पर जाएंगे तो हमको किस चीज का आवश्यकता पड़ेगा, तो बहुत जो आवश्यकता पड़ेगा वो सेकेंडरी प्रीफिक्स का, सेकेंडरी प्रीफिक्स का द्वितीयक पूर्व लग्न। द्वितीयक पूर्व लग्न इसका मतलब अल्क के पहले लगेगा, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है तो अल्क के पहले लगेगा। इसका मतलब अब जो नाम आएगा थोड़ा सा बड़ा वाला नाम, उसमें टोटल फोकस सेकेंडरी प्रीफिक्स पर देंगे। और ये आपको पता है ये तो पुराना हो चुका, अल्क या वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, ये तो आप लिखते रहे, ये तो आप लिखते रहे हैं, तो ये तो पुराना है हम लोगों के लिए। नया चीज क्या आया, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स के लिए जो केयर करने वाला बात है वो क्या क्या है, तो देखिए, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग नाम लिख रहे हैं, कार्बनिक यौगिक का हम लोग नाम लिख रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब आप नाम लिखिएगा, जब इसका आप नाम लिखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो आप ये बात दिमाग में रखिएगा कि दो चीज, एक साइड चेन, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब नाम लिखिएगा आप, एक क्या, साइड चेन। इसका मतलब है कि इस साइड चेन पर शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे, एससी, बराबर यूज होगा। अब आपका साइड चेन आते रहेगा कंपाउंड में, इसलिए इस साइड चेन को जब आपको समझाया जाए तो ढंग से समझ लेना है। आप हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला। इसका मतलब साइड चेन पर हम लोगों को बहुत फोकस करना पड़ेगा। तो और क्या चीज पर फोकस करेंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में साइड चेन एवं जूनियर, अभी वो इसीलिए आपको सीनियरिटी ऑर्डर दिया गया था, जूनियर फंक्शनल ग्रुप, जूनियर फंक्शनल ग्रुप। जान लीजिए कि यही H को, यही हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके आएगा। तो जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स होगा या ग्रुप होगा, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में साइड चेन और जूनियर फंक्शनल ग्रुप जो आपका होगा, इसको सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब ये हाइड्रोजन को हटा के आएगा, प्रतिस्थापक जिसको आप बोलते हैं, इसको सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है, इसको सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है दो चीज को। इसीलिए जब आप बड़ा नाम पढ़ने के लिए भिड़िएगा तो साइड चेन और जूनियर फंक्शनल ग्रुप पर आपको खास नजर रखना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब आप नाम लिखिएगा तो उसमें साइड चेन, जो पैरेंट चेन आप चुनिएगा, अभी सब उसका भी चर्चा होगा, तो साइड चेन एवं जूनियर फंक्शनल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है। और जब ये आप सब्स्टिट्यूएंट लिखिएगा तो और इसके लिए मतलब साइड चेन और जूनियर फंक्शनल ग्रुप के लिए और इसके लिए
आप प्रयोग कीजिएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स का। इसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब जब पेरेंट चेन आप चुन लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो जो साइड चेन बचा या जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप बचा, तो अगर साइड चेन नहीं है तो फिर ध्यान देंगे जूनियर फंक्शनल ग्रुप, अगर जूनियर फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है तो फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं होगा। कहने का सेंस ये है कि ये सेकेंडरी प्रीफिक्स तभी लिखाएगा जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में साइड चेन और जूनियर फंक्शनल ग्रुप हो, या तो साइड चेन हो या तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप हो अथवा दोनों हो। और अगर ये कंडीशन लागू नहीं होता है तो फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स का प्रयोग नहीं होगा। तो इसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स आप तभी लगाइएगा जब आपको साइड चेन रहे, नहीं तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप रहे अथवा दोनों रहे। तो वैसे कंडीशन में हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स का प्रयोग करेंगे। तो अब हम लोग एक एक करके दोनों को देखते हैं। जूनियर फंक्शनल ग्रुप के लिए तो आपको ज़्यादा माथा नहीं लगाना पड़ेगा, आपको सीनियरिटी ऑर्डर सिर्फ दिमाग में रखना है। तो उस सीनियरिटी ऑर्डर में जो आपको कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप मिलेगा उसमें एक ही कोई फंक्शनल ग्रुप सीनियर होगा और रेस्ट जो बच जाएगा, शेष जो बच जाएगा वो हो जाएगा आपका जूनियर। और जूनियर के लिए आप सेकेंडरी प्रीफिक्स का प्रयोग कीजिएगा जूनियर के लिए। तो साइड चेन पर अगर फोकस करें तो इसके लिए हमको फोकस करना पड़ेगा पेरेंट चेन पे, क्योंकि पेरेंट चेन होगा तो पेरेंट चेन एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा ही, और पेरेंट चेन के बाद ही कोई साइड चेन होगा। ऐसा नहीं कि पेरेंट चेन नहीं है वो साइड चेन ही होगी। तो पेरेंट चेन ये पैतृक श्रृंखला, इसका बहुत अहम रोल होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने में। तो पैतृक श्रृंखला, शॉर्ट में इसको हम क्या बोल लेंगे, पीसी। इसका मतलब ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होगा पीसी। तो आप ये दिमाग में रखेंगे कि पीसी फॉर क्या हो गया, पेरेंट चेन। ये हो गया आपका पैतृक श्रृंखला। ई क्या होता होगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलेगा, जो कार्बनिक यौगिक आपको मिलेगा, तो किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की सतत, इसका मतलब ये टूटना नहीं चाहिए, कंटिन्यूटी। अगर कार्बन का कंटिन्यूटी टूट जाता है तो फिर वो पीसी में काउंट नहीं होगा, आपको लगातार देखना पड़ेगा, सतत, कंटिन्यूअस। किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की सतत सबसे लंबी, इस चीज पर भी आप फोकस कीजिएगा। सबसे लंबी मतलब आप जो किसी किनारा से किसी एज से कार्बन का काउंटिंग करने के लिए भिड़िएगा तो आप ये जरूर दिमाग में रखिएगा कि मेरा कार्बन किस लाइन से किस लाइन तक में सबसे ज्यादा है, तो वो सबसे लंबी हुआ। सतत का सेंस ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में कंटिन्यूटी टूटना नहीं चाहिए, दोनों कनेक्ट रहना चाहिए। और कनेक्शन टूट गया और आगे फिर जुट गया तो वो पीसी नहीं होगा। तो किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की सतत और सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी श्रृंखला। इसके बाद एक चीज और क्या दिमाग में रखिएगा, अगर फंक्शनल ग्रुप है, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो आप किसी फंक्शनल ग्रुप को छोड़ नहीं सकते हैं। अभी जो आपने ऑर्गेनिक ये फंक्शनल ग्रुप का देखा था प्रियोरिटी ऑर्डर, मतलब फंक्शनल ग्रुप पर आपको साफ नजर रखना है। पीसी में उसको इंक्लूड किया ही जाता है फंक्शनल ग्रुप को, आप उसको छोड़ के पीसी नहीं बना सकते हैं। तो किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की सतत सबसे लंबी श्रृंखला, जिसमें अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तब, जिसमें फंक्शनल ग्रुप उपस्थित, जिसमें क्रियाशील समूह, जिसमें फंक्शनल ग्रुप, इसको भी आप डिफाइन कीजिएगा, जिसमें क्रियाशील समूह, जिसमें क्रियाशील समूह उपस्थित हो।
क्रियाशील समूह उपस्थित हो पैतृक श्रृंखला कहलाता है। पैतृक श्रृंखला कहलाता है। ये आपका हो जाएगा पैतृक श्रृंखला। तो कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो किसी कार्बनिक यौगिक में आप ये पीसी को डिफाइन कर रहे हैं, पेरेंट चेन को डिफाइन कर रहे हैं, पैतृक श्रृंखला को। तो ये पैतृक श्रृंखला क्या होगा, ये पीसी क्या होगा। तो किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की सतत मतलब लगातार, कंटिन्यूटी टूटना नहीं चाहिए, एक से दूसरा जुड़ा हुआ रहना चाहिए, सबसे लंबी, इसका मतलब किनारे से किनारे चलिए और जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन परमाणु रहता है आप उसको सेलेक्ट कीजिए। और यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो आप उसको चेन में निश्चित रूप से लीजिए, तभी आपका पीसी होगा। ये था पैतृक श्रृंखला। तो देखिए पेरेंट चेन को और हम क्या कह सकते हैं, लॉन्गेस्ट होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम उस चेन में सबसे ज्यादा होना चाहिए। लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन। ये देखिए कंटिन्यूअस पर फोकस कीजिएगा, लॉन्गेस्ट पर फोकस कीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो इंक्लूड करना ही है। लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन एटम, longest and continuous chain of carbon atom including with क्या चीज अगर इंक्लूड रहे, इंक्लूडिंग विथ फंक्शनल ग्रुप, तब आप उसको जाके पीसी कहिएगा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो the longest and continuous chain of carbon atoms including with functional group is called PC, and other of the chain of carbon atom इज कॉल्ड एस। शेष जो आपका बच जाएगा वो होगा एससी। इसका मतलब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको लॉन्गेस्ट देखना है, कंटिन्यूअस देखना है और फंक्शनल ग्रुप को देखना है। और इस तीन चीज को अगर आप फोकस करते हैं तो पेरेंट चेन को सेलेक्ट करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। लॉन्गेस्ट होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। इवन कि आप इस पेरेंट चेन को सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे नियम भी सीखेंगे, ये तो सिर्फ इसका डिफिनेशन है। तो ये आपका पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन पीसी जिसको आपने बोला, द लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस आप ब्रेन में निश्चित रूप से रखेंगे, लॉन्गेस्ट भी दिमाग में रखेंगे। चेन ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो तीन चीज देखना है। और अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको जरूर आप देखिए, इंक्लूडिंग विथ फंक्शनल ग्रुप, तब आप इसको कहिएगा पीसी। और जो और चेन बच जाएगा कार्बन एटम का, तब आप उसको कहिएगा एससी। और जान लीजिए कि जो भी एससी होगा आप उसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स का प्रयोग कीजिएगा। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के लिए हम लोगों को दो चीज पर फोकस करना, एक जूनियर फंक्शनल ग्रुप और एक साइड चेन। तो अब यह है कि चेन को क्लियर कैसे किया जाए, ये जो चेन है इस चेन को क्लियर कैसे किया जाए। ये जो कार्बन परमाणु की श्रृंखला होगी, ये तो हमने जाना कि दो टाइप का नाम आया, एक आ गया पीसी और एक आ गया एससी। अब पीसी को सेलेक्ट करेंगे, एससी को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ये हमको पता होना चाहिए कि चेन इसमें कितना, क्योंकि जो चेन होगा कार्बन परमाणु का, जितना भी चेन हो उसमें किसी एक को ही आप पीसी सेलेक्ट कीजिएगा, किसी एक को। और रेस्ट जितना बच जाएगा, रेस्ट जितना भी कार्बन परमाणु का चेन बच जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या, वो हो जाएगा आपका एस।
इसका मतलब है कि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखाएगा तो पीसी एक ही सेलेक्ट करना है, इसका मतलब इसका काउंटिंग ओनली 1 ही रहेगा, और जितना चेन बच जाएगा कार्बन एटम का वो होगा Sc। इसीलिए फोकस करना पड़ेगा हमको पहले चेन पर, और जब हम चेन पर जाएंगे, जब हम इसके श्रृंखला को देखेंगे, तो चूंकि पढ़ रहे हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो चेन बनेगा कार्बन का, चेन बनेगा कार्बन का, और सब में केटेनेशन प्रॉपर्टी होता भी नहीं है। आपने 10th के क्लास में, आपने 11th के क्लास में पढ़ा होगा केटेनेशन, श्रृंखलन गुण, और ये श्रृंखलन गुण केटेनेशन प्रॉपर्टी ओनली पाया जाता है कार्बन में, शेष एटम में ये केटेनेशन प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है। तो ये लंबी लंबी श्रृंखला, ये कार्बन का प्रॉपर्टी है, कार्बन ही है जो लंबी लंबी श्रृंखला बना सकता है। इसीलिए टोटल जो चैन आपका यहाँ पर बनेगा वह कार्बन एटम का बनेगा, ये कार्बन एटम का बनेगा, ये कार्बन एटम का बनेगा। अब इसमें हमको चैन को क्लियर करने के लिए क्या दिमाग में रखना पड़ेगा, तो दिमाग में रखना पड़ेगा एज्ड कार्बन, दिमाग में रखना पड़ेगा एज्ड कार्बन। इसका मतलब है कि किनारे वाला कार्बन, क्योंकि आप जब भी काउंटिंग शुरू कीजिएगा तो किनारे से ही कीजिएगा, जब भी काउंटिंग मेरा होगा तो किनारे वाले कार्बन से ही होगा। इसका मतलब एज्ड कार्बन को देखना जरूरी है। अब एज्ड कार्बन को हम कैसे देख सकते हैं, किनारे वाले कार्बन को हम कैसे देख सकते हैं? मान लीजिए कि ये कार्बन है, तो ये एज्ड कार्बन है, इसके लिए इसमें क्या क्या चीज होना चाहिए? तो देखिए ये एज्ड कार्बन है, इसके लिए ये होना चाहिए कि पहली बात कि इसके तीनों तरफ कार्बन नहीं होना चाहिए। अगर तीनों तरफ कहीं भी कार्बन आपका हो जाता है तो ये एज्ड कैसे हो? ये एज तब नहीं होगा। इसका मतलब फर्स्ट तो आप ये दिमाग में रखिए कि ये एज्ड तभी होगा, ये किनारे वाला कार्बन तभी होगा जब इसके एक तरफ तो कार्बन आप देख रहे हैं, एक तरफ तो कार्बन देख रहे हैं, और कार्बन चतुसंयोजी होता है, ये आपको पता है कि इसका संयोजकता 4 होता है। तो अब बच गया 3, ये 3 बॉन्ड में जो कहीं भी यहाँ पर या यहाँ पर ये कार्बन नहीं होना चाहिए, और इसके चारों बॉन्ड क्या होना चाहिए? कंप्लीट। तब आप इसको एज्ड कह सकते हैं। तो एज किस चीज का होगा? कार्बन एटम का। किस कार्बन एटम का होगा? जिसके 3 साइड में कार्बन नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि इसको कहें तो इसके इस साइड भी कार्बन है, तो ये एज नहीं हो सकता है, एज ये। अब देखिए अगर इसका बात करें, ये भी एज नहीं हो सकता है, बिकॉज इसके 2 साइड में कार्बन है। अब इस कार्बन का गप कीजिए, अगर इस कार्बन का गप आप करते हैं, देखिए इसके 3 साइड अभी फिलहाल कोई कार्बन एटम नहीं है, और इस कार्बन का अगर वैलेंसी कंप्लीट हो, पूरा हो, तब आप इसको एज्ड बोल सकते हैं। इसका मतलब प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में हम इसके कितने एज्ड कार्बन को देख रहे हैं? तो एज्ड कार्बन यहाँ देखें और एज्ड कार्बन यहाँ देखें, तो 2 कार्बन हुआ एज्ड। इसका मतलब ये बन गया आपका किनारा वाला कार्बन, ये हो गया किनारा वाला कार्बन। तो देखिए एज्ड कार्बन 2 है, तो एज्ड कार्बन अगर रहेगा 2, तो देखिए चैन आप कैसे निकाल सकते हैं? तो जितना आपका एज्ड कार्बन है, एज्ड कार्बन पर निश्चित रूप से आप फोकस कीजिएगा, एज्ड कार्बन पर आप निश्चित रूप से फोकस कीजिएगा, और जितना एज्ड कार्बन होगा उससे एक कम ही हमेशा चैन होगा। इसका मतलब देखिए अभी एज्ड कार्बन कितना है? 2 है, तो इसका मतलब चैन इसमें कितना होगा? चैन निश्चित रूप से इसमें 1 होगा। इसका मतलब अगर ऐसा रहे, अगर इस प्रकार का कंपाउंड रहता तो हम निश्चित रूप से यही बोलते कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पीसी है, इसमें एससी नहीं है, क्योंकि अगर एक चैन है तो वह पीसी ही होगा, वह एससी नहीं होगा। इसका मतलब जो कंपाउंड आपके पास है अभी फिलहाल उसमें साइड चेन नहीं है, ये सिर्फ आपका क्या हो गया? पेरेंट चेन। तो बच्चों जो कल का क्लास होगा, कल के क्लास में हम लोग पेरेंट चेन और साइड चेन का कॉन्सेप्ट लेने का कोशिश करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आप पिछले नाम को निश्चित रूप से रिवाइज करें, और सेकेंडरी सफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स आप निश्चित रूप से पढ़ के आएँ।
शेष अगले क्लास में। धन्यवाद।